डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें। देखें, DNF ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ हमारी स्टार्ट है और DNF ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 05 मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। आज का लेक्चर जो है एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस हम डिस्कस करेंगे ऑफ DNF ब्लॉक एलिमेंट ऑफ D एंड F ब्लॉक एलिमेंट D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स का आज हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस। ये हमारा आज का टॉपिक होगा। क्योंकि हमारे जो KP के बोर्ड का कंटेंट है वहाँ एक टेबल बना हुआ है और उस टेबल में आपके पास एटॉमिक रेडियस है, ये भी दिया गया है, आयनिक रेडियस भी दिया गया है, डेंसिटी भी दी गई है। इस तरह टेबल के अंदर आपको मुख्तलिफ जो हेडिंग नज़र आएंगी। तो अगरचे एक थ्योरेटिकली थ्योरी वगैरह उसमें मौजूद नहीं है, लेकिन टेबल मौजूद है और टेबल में एटॉमिक रेडियस भी है, आयनिक रेडियस भी है, डेंसिटी भी, और भी टॉपिक हैं। तो हम एक एक करके उस टेबल के टॉपिक्स को डिस्कस करते जाएंगे, क्योंकि अक्सर टेस्टों के अंदर या मुख्तलिफ इम्तिहानों के अंदर इनके ऊपर सवाल आ रहे हैं, ताकि आप आसानी से इन सवालों को टैकल कर सकें, हैंडल कर सकें। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। देखिए, एटॉमिक रेडियस है, यह हमारे पास आयनिक रेडियस है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। जो बातें हम आयनिक रेडियस के बारे में कहेंगे वही बातें आपने, जो बातें हम एटॉमिक रेडियस के बारे में कहेंगे वही बातें आपने आयनिक रेडियस में भी लगा देनी है। यहाँ पर हमारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ है उसमें ज़्यादातर मैं बार बार कह चुका हूँ कि 3D सीरीज़ को हम ज़्यादा डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पर एलिमेंट्स आपके पास जो मौजूद हैं, अगर आप यहाँ देखें, हाइड्रोजन है एस ब्लॉक एलिमेंट में, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है। इस तरीके से यहाँ बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। तो ये पहला पीरियड है ना, यहाँ n की कीमत 1 है, ये पहला पीरियड है। और यहाँ पर ये n की कीमत 2 है, ये दूसरा पीरियड है, इसको अच्छे तरीके से याद रखें। और ये n की कीमत 3 है, यहाँ तीसरा पीरियड है। और यहाँ n की कीमत 4 है, यहाँ फोर्थ पीरियड है। इस फोर्थ पीरियड से जो डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ से डी ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ आपके सामने स्टार्ट होगी। कैल्शियम के बाद ये सीरीज़ आपके सामने यहाँ से जाएगी। तो इसमें स्केनेडियम है, स्केनेडियम, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज़ है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है और जिंक है। ये जो सीरीज़ आपके सामने आ रही है, ये सीरीज़ जो आपके सामने है, ये 3D सीरीज़ कहलाएगी। 3D सीरीज़ यानी ये स्टार्ट होती है फोर्थ पीरियड से। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में तफसीलन इससे पहले लेक्चर में समझा चुका हूँ, लेक्चर 04 को आप ज़रूर चेक करें। तो यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर 19 है, इसका 20 है, इसका 21 है, ये 22 है, ये 23 है एटॉमिक नंबर, ये 24 है एटॉमिक नंबर, ये 25 है, इस तरीके से 26, ये 27 है, ये 28 है, ये 29 है और ये 30 है। एटॉमिक नंबर हमारे सामने आ रहे हैं। एटॉमिक नंबर आपको आने चाहिए। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो हमने निकाली थी, अगर डी ब्लॉक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का आपको पता है, तो NF1 आपके पास आता है D और यहाँ इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 10 तक हैं, और NS2 यहाँ 0, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं S के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में पीछे समझा चुका हूँ, आप इस लेक्चर 04 को जरूर चेक करें या पिछले लेक्चरों को देखें। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बार बार डिस्कस हो चुकी है। तो यहाँ जो आपके पास n की कीमत है ना, यहाँ n की कीमत ये 4 है। तो यहाँ पर यह एक है 4s, 0 से लेकर 1, 2, और यहाँ n नफ़ी 1 है। 4 में से एक को आप नफ़ी कर देंगे ना, तो आपके पास रह जाएगा 3D, और ये 1 से लेकर 10 तक होगा, 1 से लेकर 10 तक होगा। तो यहाँ इस वजह से यहाँ जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगी स्केनेडियम की, वो जब हम लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो हमने आर्गान, अगर आपको याद हो, आर्गान मैंने यहाँ लिया था, आर्गान एटॉमिक नंबर 18। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम आर्गान ले लेते हैं यहाँ पर आर्गान, और आर्गान लेने के बाद जो है हम इसके साथ लेते हैं, जो आर्गान ले लेते हैं इधर आर्गान, और उसके बाद हम लेते हैं 3D1 और 4s2 लेते हैं। इस तरीके से अगर आप टाइटेनियम की देखेंगे तो ये क्या होगा, 3D2 और 4s2 था। अगर वेनेडियम की आप लेंगे तो ये होगा 3D3
और 4s आपके पास आ जाएगा 2, उस तरीके से। अगर आप क्रोमियम की देखेंगे तो एक्सेप्शनल केस था, 3D में 5 था और 4s में 1 था। क्रोमियम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम निकाल लेते हैं। अर्गान ले लेंगे आप, यहाँ पर अर्गान 18 एलिमेंट यहाँ पर पूरे हो जाएंगे, और ये 3D 5 था और 4s 1 था। और यहाँ पर मैंगनीज को अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास 3D 5 है और 4s 2 था। इस तरीके से यहाँ पर आएंगे तो आपके पास 3D 6 है और 4s 2 है। यहाँ पर कोबाल्ट में आएंगे आप तो 3D 7 है और 4s 2 है। यहाँ निकल की तरफ आप आएंगे तो 3D आपके पास 8 है और 4s के अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ कॉपर में फिर एक्सेप्शनल केस था हमारे पास, यहाँ पर क्या था, 3D में 10 था और 4s में 1 था। इस तरीके से ये क्रोमियम एक्सेप्शनल केस है। इस तरीके से हमारे पास ये कॉपर जो था ये भी क्या था, एक्सेप्शनल केस था। और आखिर में जिंक को आप देखेंगे तो 3D में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। अब जब हम एटॉमिक रेडियस को देखते हैं, एटॉमिक रेडियस को, तो जब हम पीरियड में जाएं, पीरियड में चेक करें फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो हम ये देखते हैं कि एटम का जो साइज़ है वो स्मॉल होता है। जनरल ट्रेंड जो हमारे सामने आती है लेफ़्ट टू राइट पीरियड में, तो एटम का साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता है। तो जनरल ट्रेंड में अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर जो जनरल ट्रेंड हमारे सामने आएगी, जनरल ट्रेंड जो हमारे सामने आएगी वो ये होगा कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होना चाहिए। एटॉमिक रेडियस क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। जनरल ट्रेंड इस तरह होना चाहिए। तो नॉर्मल जब पीरियड से लेफ्ट से राइट की तरफ हम आते हैं तो जनरल ट्रेंड हमारे पास ये आता है कि एटॉमिक रेडियस हमारे पास क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर एटॉमिक रेडियस को डिक्रीज होना चाहिए। जनरल ट्रेंड तो यही होगा कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो। लेकिन चूंकि केमिस्ट्री में एक्सेप्शनल केसेस के ऊपर सवाल ज़्यादा होता है, और जब केमिस्ट्री में एक्सेप्शनल केसेस पर सवाल ज़्यादा आएगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। इस वजह से हम यहाँ पर जो नॉर्मली देखते हैं वो ये होता है। अच्छा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज क्यों होता है, इस पर 2 फैक्टर डिस्कस होते हैं। थोड़ा उन फैक्टर को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसके एक्सेप्शनल केस तरफ आते हैं। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ हमारे पास होता है जेड इफेक्ट, और एक चीज़ हमारे पास होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। एटॉमिक रेडियस का कम होना या ज़्यादा होना इन 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। जेड इफेक्ट डोमिनेंट रहेगा तो रेडियस कम होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेंट रहेगा, रेडियस बढ़ेगा। अगर जेड इफेक्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देंगे तो फिर आप देखेंगे रेडियस के अंदर ना कमी आएगी ना इजाफा आएगा। तो याद रखें, अगर जेड इफेक्ट आपके पास डोमिनेंट है, तो इससे असर क्या होगा, इसका इफेक्ट ये होगा कि रेडियस जो है वो डिक्रीज होगा। मैं जेड इफेक्ट समझाता हूँ, शायद आपको समझ ना आ रहा हो। हाँ, अक्सर बच्चे कहते हैं कि न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है उसको जेड इफेक्ट कहते हैं। नहीं, हम 2 चेक करते हैं थोड़े से। जेड इफेक्ट बढ़ेगा, डोमिनेंट होगा, तो रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेंट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट हमारे पास डोमिनेंट है, तो याद रखें रेडियस इंक्रीज होगा। रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो पहली बात ये आपको क्लियर हो, दूसरी बात ये क्लियर हो। तीसरी बात, जब हम देखते हैं कि जेड इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर ये दोनों एक दूसरे के असर को कैंसिल कर दें, कैंसल्ड द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, अगर ये एक दूसरे के असर को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, फिर आप देखेंगे नो इफेक्ट ऑन साइज, नो इफेक्ट ऑन साइज ऑफ एटम। एटम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, एटम की साइज के ऊपर।
तो जब भी आप इस तरफ चलते हैं ना, साइज कम हो रहा है या बड़ा हो रहा है, इसके लिए हमारे दो इफेक्ट होते हैं, एक जेड इफेक्ट और एक हमारे पास जो होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। जेड इफेक्ट डोमिनेंट रहेगा, साइज छोटा होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेंट रहेगा, साइज बड़ा होगा। दोनों इफेक्ट एक दूसरे के असर को कैंसिल कर रहे हैं, एटम के साइज के ऊपर कोई असर नहीं होगा, वो सेम रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, साइज अब इधर जाएंगे सेम रहेगा। तो अब हमारे पास जेड इफेक्ट कहते किसे हैं? अक्सर लोग कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज को जेड इफेक्ट कहते हैं। नहीं, ये अगर मैं जेड इफेक्ट आपके सामने रखूं, थोड़ी इसको तवज्जो से देख लें, मैं पहले भी पिछले लेक्चर में थोड़ी समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी इसको देख लें। यहाँ पर जेड इफेक्ट किसे कहते हैं कि अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये मेरे पास ऑर्बिटल है और ये मेरे पास ऑर्बिटल है, ये मेरे पास अगर 4s ऑर्बिटल है और ये मेरे पास 3d ऑर्बिटल है, न्यूक्लियस के करीब 3d होता है, 4s न्यूक्लियस से दूर होता है। बात समझ आ रही है? नंबर ऑफ शेल्स की मुराद से देखा जाए तो हमारे पास ये दूर होगा, ये करीब होगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींचता है, अट्रैक्ट करता है, ये इसको नाम देते हैं न्यूक्लियर अट्रैक्शन। न्यूक्लियर अट्रैक्शन, न्यूक्लियस इसको खींच रहा है। इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो आपके पास 4s के इलेक्ट्रॉन है, इस 4s के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है ये साइज को कम करना चाहती है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है ना, इसलिए साइज को कम करना चाहता है। इसलिए न्यूक्लियर अट्रैक्शन का जो इफेक्ट है ये चाहता है कि एटम का जो साइज है वो डिक्रीज हो। ये चाहता है कि एटम का साइज जो है वो क्या हो, डिक्रीज हो, एटम का साइज कम हो। ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन चाहता है। लेकिन यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो हैं इन इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करते हैं। जो इनर इलेक्ट्रॉन है ये आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है, इनर इलेक्ट्रॉन जो हैं ये रिपेल्ड करते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन्स को। इनर इलेक्ट्रॉन जो है ये आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इसी को नाम दिया जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसी को नाम दिया जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, मैं चेक कर लूँ इसको 1 मिनट के लिए। बिल्कुल नज़र आ रहा है। तो आपके पास जो है यहाँ पर ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है ना, ये साइज को छोटा करना चाहती है। स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना ये ऊपर वाले इलेक्ट्रॉनों को पुश करते हैं, ये इन इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है इन इलेक्ट्रॉनों को पुश करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनों को इस तरह पुश करेंगे, तो इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। और इसका इफेक्ट ये है, इसका जो इफेक्ट हमारे पास होता है, ये चाहता है कि जो एटम का साइज है वो डिक्रीज हो और इंक्रीज हो। ये चाहता है न्यूक्लियर अट्रैक्शन एटम के साइज को डिक्रीज करना चाहता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट एटम के साइज को इंक्रीज करना चाहता है। अब ये दोनों का जो कंबाइन इफेक्ट होता है, यानी न्यूक्लियर अट्रैक्शन नफी स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसको जेड इफेक्ट कहते हैं। जेड इफेक्ट किसे कहते हैं कि ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन में से नफी कर दो, किसको, स्क्रीनिंग इफेक्ट को, इसको नाम दिया जाएगा जेड इफेक्ट। यानी जेड इफेक्ट की क्या तारीफ हमारे सामने आ जाएगी, मैथमेटिकली फॉर्म अगर मैं आपके सामने लिख सकूं, जेड इफेक्ट, तो ये क्या होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन नफी स्क्रीनिंग इफेक्ट, नफी स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये होगा जेड इफेक्ट आपके सामने। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। जेड इफेक्ट न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगी, नफी स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। अब इसमें हमने ये चीज़ देखनी है, अगर ये जेड इफेक्ट डोमिनेंट है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन खिंचाओ स्क्रीनिंग इफेक्ट के ऊपर, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन डोमिनेंट रहेगी, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा, तो साइज क्या होगा, छोटा होगा।
अगर ये डोमिनेंट हो गई स्क्रीनिंग इफेक्ट पुश न्यूक्लियर अट्रैक्शन के ऊपर, तो तब साइज में क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगी। तो इसलिए आपने जेड इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट को समझना है। अब यहाँ पर जो सारा प्रोसेस आता है, इस सारी चीज़ को समझने के बाद अब हम देखते हैं स्केनेडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर और जिंक है। इसके अंदर जो है कहाँ पर साइज़ बढ़ रहा है, कहाँ पर साइज़ कम हो रहा है, इसको चेक करते हैं। सर दोस्त आप यहाँ पर इसको नोट करें, मैं साइड पर हो गया हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लें जल्दी से, शाबाश। और या वीडियो को पास करके नोट करने तो नोट कर लें, ताकि मैं साफ़ करके इसे मज़ीद वजाहत कर सकूँ। उम्मीद है आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। मैं इसको यहाँ साफ़ करता हूँ। अब इसको थोड़ा चेक करें, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा लेक्चर की। अभी हम थोड़ा सा चेक करते हैं यहाँ पर। उम्मीद है यहाँ जगह थोड़ी सी मैंने रख दी है। अगर आप चेक करें ना, इस तरह डायग्राम बनाएं 3D सीरीज़ की डायग्राम, अगर आपके सामने बने इस तरीके से, इस तरीके से, अगर यहाँ पर आप साइज को रखें और यहाँ एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इस तरफ एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर इस तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी इस तरफ आप एटॉमिक नंबर को चेक करें, वो बढ़ रहा है, आपको कुछ ऐसा ग्राफ नज़र आएगा। ये कुछ ऐसा ग्राफ आपको नज़र आएगा। इन 3D सीरीज़ का ग्राफ जो आपको नज़र आएगा, ऐसा नज़र आएगा। यहाँ से क्या मुराद है कि यहाँ स्केनेडियम है, यहाँ पर टाइटेनियम है, और यहाँ पर आपके पास जो है वेनेडियम है। स्केनेडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम। और वेनेडियम के साथ जो है, अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा मज़ीद बेहतर बना लूँ, कुछ ऐसे बना लेते हैं। स्केनेडियम, टाइटेनियम, ये स्केनेडियम हो जाएगा, ये टाइटेनियम हो जाएगा, यहाँ पर वेनेडियम कर लेते हैं, और यहाँ पर हम कर लेते हैं क्रोमियम, और उसके साथ यहाँ पर कर लेते हैं मैंगनीज। उम्मीद है आपको छोटा छोटा है लेकिन नज़र आ रहा होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इब्तिदा में स्केनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज में साइज़ जो है वो छोटा हो रहा है। यानी आपने यहाँ पर ये देखना है कि स्केनेडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया, और क्रोमियम हो गया, और साथ मैंगनीज हो गया। इसमें आपने देखना है कि साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, साइज़ में डिक्रीजमेंट होगी। क्यों डिक्रीजमेंट होगी? न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ रही है स्क्रीनिंग इफेक्ट के ऊपर, जेड इफेक्ट बढ़ रहा है। जेड इफेक्ट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, यानी न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगी, स्क्रीनिंग इफेक्ट के ऊपर जेड इफेक्ट बढ़ेगा। तो आप देखेंगे कि साइज़ जो है यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। इसलिए आपकी किताब ने जब इनका साइज़ लिखा है तो आपके सामने किताब ने इसके साइज़ को रखा हुआ है। आप थोड़ा साइज़ को चेक करें किताब में, अगर आपके सामने किताब खुली हुई है तो उसके सामने किताब को खोल कर रखें। तो यहाँ स्केनेडियम 144 आपको नज़र आ रहा है, इसका पिको नैनोमीटर 144 नैनोमीटर आपके सामने आ रहा है। स्केनेडियम को जो साइज़ आपके सामने आ रहा है 144 नैनोमीटर आपके सामने आ रहा है। फिर 132 आपके पास आ रहा है ये टाइटेनियम, और 132 के बाद वेनेडियम 122 नैनोमीटर आ रहा है। ये पिकोमीटर में नहीं बता रहा, ये साइज़ जो डिस्कस कर रहा है आपकी किताब, जो साइज़ को डिस्कस कर रही है वो डिस्कस करिए नैनोमीटर में। थोड़ा ख्याल रखना, ये हो रहा है 144 नैनोमीटर, ये है 132 नैनोमीटर, और ये है 122 नैनोमीटर आपके सामने आ रहा है। वेनेडियम 122 नैनोमीटर आपके सामने आ रहा है। और उसके बाद आप देखेंगे क्रोमियम को, तो ये 117 नैनोमीटर आ रहा है, 117 नैनोमीटर आ रहा है। और मैंगनीज़ को अगरचे बाज़ किताबें इसमें नहीं रखती कि साइज़ थोड़ा हो रहा है, असल में मैंगनीज़ जो है ये टर्मिनल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है मैंगनीज़। मैंगनीज़ ये वो पोजीशन है कि जिसके ऊपर आकर यहाँ पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन और आपके पास जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, यहाँ पर ये दोनों सेम हो जाते हैं। क्योंकि हमारे पास यहाँ आप चेक करें ना,
स्केनेडियम में। तो आपके पास स्केनेडियम को अगर आप चेक करें, ये स्केनेडियम की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ न्यूक्लियस है, ये आपके पास 3D है और ये आपके पास 4s है। ये 3D है और ये 4s है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा, पुश करना कम होगा। इस तरीके से अगर आप जाएं टाइटेनियम की तरफ तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, स्क्रीन इफेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। आप जहाँ पर आएँ वेनेडियम की तरफ, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। डी के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट और बढ़ेगा। इस तरीके से अगर आप आएंगे क्रोमियम की तरफ तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट और भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है और स्क्रीनिंग इफेक्ट है, ये एक दूसरे को ओवरकम कर लेंगे मैंगनीज पर आकर। इसलिए मैंगनीज के साइज को आप देखेंगे तकरीबन 117 के आसपास रहेगा, 117 नैनोमीटर या 116 कर लें, 117 और 116 के दरमियान में रहता है। ये जो मैंगनीज है, इसका जो एटॉमिक साइज है वो तकरीबन 117-116 के आसपास रहता है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि साइज़ में कमी आना क्या हो गई, कम हो गई है। क्यों? वजह क्या है कि यहाँ से जो है इस सूरत में यहाँ पर जो आपके पास न्यूक्लियर अट्रैक्शन है और जो आपके पास स्क्रीनिंग इफेक्ट है, ये दोनों एक दूसरे के असर को क्या कर रही हैं, कैंसल कर रही हैं। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, कैंसल कर देते हैं। इसलिए इस तरफ जाने से इब्तिदा में साइज़ तो कम हो रहा है, स्केनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज के बाद आप देखेंगे साइज़ कम होना छोड़ देगा। उसके बाद जब आप देखेंगे आयरन, कोबाल्ट और निकल, ये 3, इनके साइज़ तकरीबन सेम रहते हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकल, आयरन, कोबाल्ट और निकल, इनके साइज़ जो हैं तकरीबन सेम रहते हैं। यानी इनके साइज़ को हम चेक करते हैं, आयरन, कोबाल्ट और निकल, इनकी बात कर रहा हूँ। ये आयरन, कोबाल्ट और निकल की बात कर रहा हूँ। इनके साइज़ जो हैं, साइज़, एटॉमिक साइज़, वो तकरीबन सेम आते हैं। अब किताब को चेक करें, 116, 115, 115, 116, 115, 116 नैनोमीटर के आसपास रहेंगे। किताब के अंदर आप देखें इसको, आयरन, कोबाल्ट और निकल को 116, 115 आप देखेंगे इनको। आयरन का जो साइज़ आपको नज़र आएगा 116 नैनोमीटर, कोबाल्ट का आप चेक करेंगे 116 नैनोमीटर, निकल का आप चेक करेंगे तकरीबन 115 नैनोमीटर। अब ये इतना ज़्यादा कमी नहीं है। क्यों? वजह क्या है? यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट और यहाँ पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। जेड इफेक्ट 0 आ रहा है, जेड इफेक्ट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। क्यों? ये तकरीबन एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। न्यूक्लियर अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है अभी यहाँ पर। इस वजह से आप यहाँ देखेंगे कि आयरन, कोबाल्ट और निकल में इनका साइज़ सेम रहेगा। इनका साइज़ क्या रहेगा? सेम रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर कापर आएगा, ये कापर है। आपकी किताब ने जब लिखा है कापर को, उसने कहा कापर से साइज़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप किताब ने इसको 115 नैनोमीटर लिखा हुआ है, कापर के साइज़ को लिखा हुआ है 115 नैनोमीटर। लेकिन ये 115 नैनोमीटर ना लिखे तो अच्छा है, यहाँ से साइज़ बढ़ रहा है तो 115 ये तकरीबन 117, 118 के आसपास आएगा। यहाँ से साइज़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये तकरीबन 117 या 118, 117 या 118 नैनोमीटर के आसपास रहेगा। यहाँ साइज़ थोड़ा सा क्या होगा? बढ़ेगा। और जब आप जिंक को देखेंगे यहाँ पर इस पोजीशन पर जिंक को, तो जिंक का साइज़ बढ़ेगा। जिंक का साइज़ क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? कि जिंक के साइज़ में बढ़ने की वजह क्या है कि यहाँ पर जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4, 6, 8 और 10, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है और ये 10 इलेक्ट्रॉन इसको, इन s इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन कर रही हैं, पुश करते हैं,
ये यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है, स्क्रीनिंग इफेक्ट वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर हो जाता है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उतना साइज़ बढ़ेगा। इसलिए आपने यहाँ तब देखना है ना साइज़ को, तो यहाँ तो साइज़ कम होगी इब्तिदा में, स्कैनेडियम, टाइटेनियम, इनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज तक ले लें, लेकिन आयरन, कोबाल्ट, निकल सेम रहेगा। कॉपर का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाएगा और जिंक का साइज़ बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पर जिंक का साइज़ जो है, जिंक का साइज़ वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। इसलिए आपके सामने ये डायग्राम आपके सामने आएगा, 3D सीरीज़ में ये डायग्राम आपके सामने आएगा। अगर मैं अब इसको नोट कर लें जल्दी से, ताकि हम 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़ को थोड़ा डिस्कस कर सकें। इसको नोट कर लें, शाबाश, उम्मीद है आप लोग नोट कर लिया होगा। नोट कर लिया, हम थोड़ी इसको साफ़ करते हैं। ये साइज़ आपने नोट कर लिया होगी। तो इस सारी बहस के बाद जिस चीज़ को हमने देखना है वो ये है कि हमारे पास यहाँ पर, ये भी आपने नोट कर लिया होगा, या इसको थोड़ा साफ़ कर देते हैं, फिर इसको लिख लेंगे, कोई मसला हमारे पास नहीं है। तो ये जो ग्राफ मैंने आपके सामने बनाया है, इस सारे ग्राफ को आपने अच्छे तरीके से देख लें। अब जो आपके सामने मज़ीद समझने की बात है वो है 3D सीरीज़ के बाद 4D सीरीज़, 5D सीरीज़ को देखना है हमने। 3D सीरीज़ है या 4D सीरीज़ है और 5D सीरीज़ है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब आपको जैसे पता है कि यहाँ पर जो मैंने आपके सामने जो चार्ट बनाया था, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, और यहाँ पर मैंने बनाया था कैल्शियम, और यहाँ से स्कैनेडियम आ रहा है। अब ये जो सीरीज़ आपके सामने आई थी, यहाँ n की कीमत 1 थी, यहाँ n की कीमत 2 थी, ये दूसरा पीरियड है, ये थर्ड पीरियड हमारे सामने है, और यहाँ पर n की कीमत हमारे पास 4 आ रही है। ठीक है ना, आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ से डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट हो रही हैं, ये जिसको मैंने लिखा है, स्कैनेडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, जिंक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास जिंक है, इसके नीचे कैडमियम ले लें, कैडमियम, और यहाँ मरकरी ले लें, यहाँ निकल के बाद जो है, यहाँ निकल के बाद यहाँ कॉपर आएगा, और यहाँ पर जिंक आएगा। अब यहाँ कैडमियम है, कैडमियम Cd, और यहाँ पर मरकरी है, यहाँ पर कॉपर है, यहाँ सिल्वर है, और यहाँ पर गोल्ड है, यहाँ आपके पास जो है प्लेडियम है, यहाँ प्लेटिनियम है। इस तरीके से यहाँ स्कैनेडियम है, स्कैनेडियम के साथ जेट्रियम है, यहाँ लेंथेनाइड है, यहाँ एक्टेनाइड है। ये आपके पास आ रहे हैं। अब देखें ना, ये जो सीरीज़ आपके साथ जा रही है, ये 3D सीरीज़ है। ये सीरीज़ 3D सीरीज़ है, इसका नाम देते हैं 3D सीरीज़, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आउटर मोस्ट शेल में 3D पर जाती है। ये 3D सीरीज़ है, ये 3D सीरीज़। अब ये जो सीरीज़ आपके सामने आ रही है, ये जो सीरीज़ है, ये आपके पास 4D सीरीज़ है, ये, और ये जो सीरीज़ आपको नज़र आ रही है, ये सीरीज़, ये आपके पास 5D सीरीज़ है, ये, और यहाँ एक्टेनियम है, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। ये आपके पास जो है 6D सीरीज़ है। ये अगर आप चेक करें 4D और 5D सीरीज़ को, तो यहाँ पर अगर मैं इसको लिख सकूँ, 4D सीरीज़ इसके ऊपर है ऐसे, ये 4D सीरीज़ है, और अगर 5D सीरीज़ को देखो, यहाँ आना चाहिए 5D सीरीज़ को, ये 4D सीरीज़ है, ये 5D सीरीज़ को यहाँ आना चाहिए, लेकिन 5D सीरीज़ यहाँ नहीं आती। 5D सीरीज़ तकरीबन इसके करीब आती है, बिल्कुल ये इसके करीब आती है 5D सीरीज़। तो वजह क्या है, यहाँ 4D के बाद 5D सीरीज़ है, और 5D के बाद यहाँ लेंथेनाइड हो रहा है, और लेंथेनाइड के बाद मैंने आपको समझाया था, अगर आपको याद हो पीरियोडिक टेबल में, यहाँ S ब्लॉक एलिमेंट मैंने बनाए थे,
यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट मैंने बनाए थे, यहाँ पर मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट्स बनाए थे, और यहाँ पर मैंने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बनाए थे। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पर बनाए थे, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ जो लेंथेनियम है, लेंथेनियम के बाद यहाँ पर शुरू होती है लेंथेनाइड सीरीज। लेंथेनाइड सीरीज स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से, लेंथेनियम के बाद लेंथेनाइड सीरीज। और यहाँ लेंथेनियम के बाद एक्टेनियम है, और यहाँ से स्टार्ट हो जाती है एक्टेनाइड सीरीज। एक्टेनाइड सीरीज आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ लेंथेनियम के बाद मैंने आपको समझाया था, यहाँ पर 4f ऑर्बिटल आते हैं और यहाँ पर 5f ऑर्बिटल आता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप चेक करें, लेक्चर 05 है ये हमारे सामने। लेक्चर 04 को आप ज़रूर चेक करें, यूट्यूब चैनल पर जाएं, लेक्चर 04 S&P ब्लॉक एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री वाला लिखे, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। या इंशाल्लाह अजीज़ हमारे लिंक्स मौजूद होते हैं हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको चेक करें, सीरीज़ को चेक करें। तो यहाँ लेंथेनाइड्स के बाद 4f ऑर्बिटल रह जाता है। अब अगर आप चेक करें कि हमारे पास ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास ये ऑर्बिटल्स ऐसे मौजूद हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इसको ट्रैक करना चाहता है। तो ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन के स्क्रीन की वजह से इनको अच्छी तरीके से अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो ये अक्सर एस ऑर्बिटल इस तरह होता है, इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है एस ऑर्बिटल का। लेकिन जब एफ ऑर्बिटल की तरफ चलते हैं तो एफ ऑर्बिटल ये न्यूक्लियस होता है, ये डिस्पर्स होता है। एफ ऑर्बिटल ऐसे डिस्पर्स होता है एफ ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर दूर होते हैं ऐसे, और यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि एफ ऑर्बिटल के जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है ये कम है। क्यों? एफ ऑर्बिटल जो हमारे पास है, ये एफ ऑर्बिटल जो है ये डिस्पर्स्ड है, फैला हुआ है। एफ ऑर्बिटल जो है, अक्सर बच्चे कहते हैं सर जी साफ साफ लिखा करें, साफ लिखा करें, तो मैं साफ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। SAP लिखा हुआ है ना, साफ लिखा करें, तो साफ लिखा करें, ठीक है। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि साफ लिख रहे हैं, साफ से क्या मुराद है। मैंने सोचा कोई कैमरा है, ऐप्स वगैरह इसलिए कह रहे हैं। तो बड़ा डिस्पर्स्ड है, साफ लिखा करें, साफ लिख रहे हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये डिस्पर्स है, यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा। तो यहाँ पर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट वो ज़्यादा है, और यहाँ जो एफ ऑर्बिटल डिस्पर्स है, इसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा। इस वजह से यहाँ पर जेड इफेक्ट ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी। और न्यूक्लियर अट्रैक्शन होने की वजह से ये जो आपके पास 5D सीरीज़ आती है, इसका साइज़ तो बढ़ना चाहिए था, हालांकि नीचे आने से साइज़ बढ़ना चाहिए, जनरल ट्रेंड तो ये होनी चाहिए, लेकिन 5D की साइज़ जो है 4D के करीब रह जाता है। क्योंकि लेंथेनियम के बाद ये सीरीज़ हो रही है, लेंथेनियम के बाद 4f आ रहा है, इस वजह से इसको नाम देते हैं लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। इसे नाम देते हैं लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। लेंथेनियम के बाद जो है यहाँ पर लेंथेनाइड कंट्रैक्शन शुरू हो जाती है, इसलिए 4f आने की वजह से 5D सीरीज़ का जो रेडियस है वो 4D के करीब आता है। ये थोड़ा इसका ख्याल रखें ज़रूर इसको। इसे नाम देते हैं लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। लेंथेनियम के बाद 4f ऑर्बिटल डिस्पर्स होने की वजह से जेड इफेक्ट ज़्यादा होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा, तो साइज़ अचानक बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। क्योंकि लेंथेनियम के बाद ये इफेक्ट देखा गया केमिस्ट्री में, इस वजह से इसको नाम दिया जाता है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन का नाम देते हैं। तो यहाँ पर 5D में आपके पास क्या आती है, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन आना शुरू हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर 4D और 5D सीरीज आपके सामने के साइज़ क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो ये हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस, इसी चीज़ को आप कयास करें आयोनिक रेडियस के ऊपर। आयोनिक रेडियस किसे कहते हैं कि ये जो स्केनेडियम है, स्केनेडियम के आपके पास 3D में 1 इलेक्ट्रॉन है और 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, इसकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिलती है, ये दोनों को लूज़ कर दे तो स्केनेडियम क्या रहेगा, +3। क्या रहेगा, +3। इस तरीके से आपने इनका अब ये जो रेडियस हम चेक करेंगे स्केनेडियम वाला, स्केनेडियम +3
स्केनेडियम +3, इसको आयानिक रेडियस कहेंगे, आयानिक रेडियस। तो जो ट्रेंड हमारे पास एटॉमिक रेडियस के आ रहे हैं, आयानिक रेडियस की वही बात चलेगी। इस तरीके से आपके पास कापर है, कापर, इसका आयानिक रेडियस आपने देखना होगा Cu+1 भी मिलता है और Cu+2 भी मिलता है। इस तरीके से आयरन है, इसका आयानिक रेडियस होता है, आयरन आपको +2 भी मिलता है और आयरन आपको +3 भी मिलता है। इस सूरत और इस सूरत, दोनों सूरतों में मिलता है। बात समझ आ रही है? तो इस चीज़ को अच्छी तरीके से नोट करें। तो यहाँ पर लेंथ इनर कंट्रैक्शन होती है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, मैं साइट पर हो गया हूँ, इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट लें तो ले लें, बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसके ऊपर सवाल आते रहते हैं। उम्मीद है आप लोग नोट कर लिया होगा। याद रखें, ये आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से, ये आप ही लोगों का चैनल है, आप ही इन्हें इस चैनल को प्रमोट करना है, लोगों को देना है, बच्चों को देना है। हम चाहते हैं KP के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दे सकें। इसके लिए मुझे आप लोगों के साथ की ज़रूरत रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ है कि आप लोग खुश रहें और खूब मेहनत करते रहें।